Hello बच्चों, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the Nobel Prizes in Economics 2022 कि 2022 में 3 इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज क्यों मिला है और कुछ की पॉइंट्स अबाउट द प्राइज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो on your screen you can see the Mr. Ben, Mr. Douglas and Mr. Philip recently received the Nobel Prizes in Economic Science। इनका क्या टॉपिक था, नोबेल प्राइज क्यों मिला है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो here are few key points that Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig have won the 2022 Nobel Prize for Economics for research on bank and financial crisis। मतलब रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस इनके रिसर्च का या इनके पेपर का टॉपिक था, जिसमें रिसर्च करने में एनालाइज करने की वजह से जो इनके आउटकम्स हैं उन आउटकम्स को माइंड में रखते हुए उनके आउटकम से कितना बेनिफिट हुआ है पूरे एक बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने के लिए, उसके बेसिस पे इनको नोबेल प्राइजेस मिला है। क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए और इकोनॉमी को रन करने के लिए। तो अगर कोई इकोनॉमिस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंकिंग के लिए अगर कोई रिसर्च करके, एनालाइज करके प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ आउटकम्स निकालता है, सो डेफिनेटली ऐसे काम को बड़े बड़े प्राइसेस के लिए कंसीडर किया जाता है। और फाइनेंशियल क्राइसिस तो हम 1930 से देखते आ रहे हैं, चाहे वो क्राइसिस हमारा 2008 का हो या उस 2011 का हो, और इवन 2020 में भी क्राइसिस आने वाला था, लेकिन उस क्राइसिस को रोका गया बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ ऑल दिस इकोनॉमिस्ट। तो आगे समझते हैं कि हु इज द बेन एस बर्नेंके। ही इज द मेन पर्सन बिहाइंड दिस रिसर्च एंड ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। तो यूएस फेडरल रिजर्व इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे इंडिया के अंदर देर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर यूएसए में फेडरल रिजर्व इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड मिस्टर बेन वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व। सो ही वाज अ वेरी बिग पर्सन, अ बिग शॉट वन इन द फाइनेंशियल मार्केट और इन द बैंकिंग सेक्टर वी कैन से। द प्राइज कैरी अ कैश अवार्ड ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, नियरली $9 लाख एंड विल बी हैंडेड आउट ऑन December 10th। यानी कि $9 लाख नोबेल प्राइज का अवार्ड है इन कैश, जो कि तीनों के अंदर डिवाइड होगा। लेकिन एक बात समझने की है, जब नोबेल प्राइजेस स्टार्ट हुए थे 1895 में, एल्फ्रेड नोबेल्स की आप याद में बोल रहे हो, उनको श्रद्धांजलि के लिए, उनकी एक रिस्पेक्ट के लिए जो है प्राइसेस स्टार्ट किए गए थे। द प्राइसेस, नोबेल प्राइजेस वो स्टार्टेड इन 1895, बट स्टार्टिंग में ही इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज स्टार्ट नहीं किया गया था। इट वाज स्टार्टेड इन 1969, है ना। 1969 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइजेस दिया गया था बाय द स्वीडिश सेंट्रल बैंक इन हिज मेमोरी। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे अब कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला है और वो टॉपिक क्या है और उसके पीछे नोबेल प्राइज क्यों मिला है। टॉपिक का नाम है रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो, अगर मैं आपसे एक पहले बात करूं जाने की, जब इंडिया आजाद नहीं था और क्राइसिस आया था 1930s के आसपास यूएसए में और यूके में, तो उस क्राइसिस में यह देखा गया था कि भाई इकोनॉमी काफी 50% तक इकोनॉमी डूब गई थी यूएसए की। यूके के अंदर भी काफी बुरे हालात थे इकोनॉमी को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। So the work for which Bernanke, Diamond and Dybvig are being recognized has been crucial to subsequent research that has enhanced our understanding on banks, bank regulation, banking crisis and how financial crisis should be managed। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस रिसर्च को अभी 1-2 साल पहले स्टार्ट किया है। इन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दी 1980s में और 1983 में, 1984 में इन्होंने अपने पेपर को सबमिट भी कर दिया था। और पेपर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये समझना था कि भाई जो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग इकोनॉमीज में देखने को मिलते हैं, उनके पीछे रीजन क्या होता है। क्या बैंकिंग सेक्टर इज द रीजन बिहाइंड द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द इकोनॉमी, और फाइनेंशियल क्राइसिस आर द रीजन बिहाइंड द बैंकिंग फेलियर इन द इकोनॉमी।
तो तीनों ने रिसर्च करी और तीनों का टॉपिक यही था। 1983 में मिस्टर बेन ने अपना पेपर को सबमिट किया, डगलस और फिलिप ने अपना पेपर 1984 में सबमिट किया। तो हम ये समझ चुके हैं कि टॉपिक का नाम क्या है और टॉपिक से क्या फायदा हुआ इनके एनालाइज करने से, रिसर्च करने से, कि इनके रिसर्च के बाद हम बैंक्स को, बैंक के रेगुलेशन को, बैंकिंग क्राइसिस को और फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे मैनेज करे जा सकते हैं उसके बारे में और अच्छे से हमें समझने का एक अपॉर्चुनिटी और एक चांस मिला है। और इनके पेपर को समझने के बाद 2008 के क्राइसिस को से लड़ा गया, उसको जितना वो और बुरा हो सकता था उससे कुछ हमने मिटिगेशन करी, या कुछ मानो कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना इफेक्ट कर सकता था, क्योंकि इन्होंने एक पहले मेहनत करी थी कैसे हम क्राइसिस से बच सकते हैं, क्राइसिस को रोक सकते हैं। और सेम इनकी थ्योरीज को यूज करके 2020 में जो क्राइसिस आ सकता था बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड रोका गया। इंडिया के अंदर तो नहीं आया, कुछ कंट्री में कुछ कुछ एक तरीके से डिप्रेशन आप नहीं कह सकते, हाँ भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी एक सिचुएशन में, मैग्नीट्यूड में नहीं देखने को मिला। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ मिस्टर बेन, डगलस एंड फिलिप। तो आगे पढ़ते हैं कि मिस्टर बेन एक्चुअली क्या बताते हैं अपने पेपर के अंदर। सो मिस्टर बेन इज बीइंग रिकग्नाइज्ड, जो मिस्टर बेन का वर्क है, द वर्क फॉर विच मिस्टर बर्नेंक इज बीइंग रिकग्नाइज्ड वाज फॉर्मुलेटेड इन 1983 विच एनालाइज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो जो मिस्टर बेन ने पेपर सबमिट किया, उन्होंने बेसिकली 1930 के ग्रेट डिप्रेशन को एनालाइज किया, डिस्कस किया, और उससे यह सीखा कि हम इस क्राइसिस से यह सीख सकते हैं कि आने वाले क्राइसिस को कैसे रोका जा सके या आने वाले क्राइसिस के इंपैक्ट्स को कम किया जा सके। बर्नेंक के पेपर को सबमिट करने से पहले यह सोचा जाता था कि बैंक्स फेलियर्स वर सीन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बैंक फेल हो जाते हैं। लेकिन बेन ने बोला कि नहीं, ये गलत है। बेन ने बोला, बेन के पेपर के बाद यह प्रूव हुआ कि इट वाज एग्जैक्टली द अपोजिट, बैंक्स फेलियर्स वर द कॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। पहले माइंड में क्या था कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बैंकिंग सेक्टर फेल हो जाता है, लेकिन बेन ने बोला कि नहीं, बैंकिंग सेक्टर के फेल होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। किसी भी क्राइसिस के टाइम पे अगर बैंक्स एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और एक गुडविल से और अपने कंज्यूमर को अगर ये एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दे कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बैंकिंग फेलियर इज द कॉन्सिक्वेंस, इज द रीजन बिहाइंड द फाइनेंशियल क्राइसिस, नॉट द फाइनेंशियल क्राइसिस रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इस लाइन में होता है कि आपको कभी क्वेश्चन देखने को मिले, आपको कहीं पढ़ने को मिले, आपको ये पॉइंट अब से याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिस्टर डायमंड की और मिस्टर डिविक की, तो मिस्टर डायमंड, मिस्टर डिविक और अगर मैं बोलूं मिस्टर बेन भी ये बात कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का बेसिक काम क्या है। बैंकिंग सेक्टर का बेसिक काम यह है कि हम एज अ कंज्यूमर वहां जाके डिपॉजिट कराते हैं पैसे को और बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक डिपॉजिट करता है पैसे और उस पर कुछ इंटरेस्ट पे करता है। और बिजनेस कैसे, बैंक पैसे कैसे कमाएगा, बैंक जो पैसा डिपॉजिट करता है उसी का एक पर्टिकुलर अमाउंट आगे लोन में कंज्यूमर को देता है और उस लोन से इंटरेस्ट कमाता है। तो जो गैप बना इंटरेस्ट का, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। हम किसी भी बैंक की बात करें, हर बैंक ऐसे ही काम करता है। लेकिन मिस्टर डायमंड और मिस्टर डिविग ने बोला कि अगर सोचो, इन केस अगर इकोनॉमी के अंदर से सारे कस्टमर का, सिटीजन्स का एक जो कॉन्फिडेंस है, जो एक जैसे हम समझते हैं कि भाई हमारे पैसे हमारे बैंक के अंदर सेफ रखें, अगर हमारा ये कॉन्फिडेंस टूट जाए और हमें लगे कि इस क्राइसिस की वजह से हमारे जो बैंकिंग सेक्टर, हमारे जो बैंक्स हैं, हमारा पैसा वो नहीं लौटा पाएंगे, तो उस टाइम पे अगर सब कस्टमर बैंक के पास पहुंच जाए और बोले कि हमें अपना पैसा निकालना है, तो बैंक ने तो काफी सारा पैसा लोन के लिए दिया हुआ है, तो वहां पर उस टाइम पे बैंक सारा पैसा वापस नहीं दे पाएगा। और जिस वजह से सारा बैंक पैसा वापस नहीं दे पाएगा, तो उसको बोला जाएगा कि बैंक फेलियर, कि बैंक फेल हो गया। इस टर्म को बोलते हैं बैंक रन। बैंक रन का मतलब है कि अगर नॉर्मल सिटीजन्स का, जो लोग देश में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बैंकिंग सेक्टर से उठ जाता है और वो बैंक में जाके अपना सारा डिपॉजिट निकालने की डिमांड करते हैं, तो इसको बोलते हैं बैंक रन। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, तो बैंक ने काफी सारा पैसा लोन पे दिया होता है, तो वो सारा पैसा डिपॉजिटर्स का नहीं लौटा सकता। तो इन द थ्योरी ऑफ डायमंड एंड डिविड, इट शोज हाउ बैंक्स by acting as a intermediaries that accept deposits from many savers, bank can allow
डिपोजिटर्स टू एक्सेस देयर मनी व्हेन दे विश व्हाइल आल्सो ऑफरिंग लॉन्ग टर्म लोन टू बोरोवर्स। तो उन्होंने बोला कि बैंक का काम यह होना चाहिए कि वो किसी तरह से ये प्लान आउट कर लें कि भाई जो उन्होंने डिपॉजिटर्स से पैसा लिया है उसको जब डिपॉजिटर चाहे उसको वो पैसा वापस दे सकें। सेकंड, जो इंसान लोन लेना चाहता है, जिस इंसान ने लोन लिया हुआ है, उसको जो आपने जिस टर्म पे चाहे लॉन्ग टर्म पे लोन दिया है तो उसको वो एक टाइमिंग दी जाए कि यहां पे उससे पहले आपको लोन वापस देने की जरूरत नहीं है, आपसे उससे पहले लोन वापस नहीं मांगा जाएगा। और जो डिपॉजिटर अपना पैसा वापस लेने आता है, जो डिमांड डिपॉजिट करता है, उसको आप जितना पैसा उसको चाहिए आप उसको पैसा दे सकते, क्योंकि वो एक्चुअली पैसा आपके कस्टमर का ही है, डिपॉजिटर का ही है। लेकिन उसके लिए बैंक को काम करना पड़ेगा। तो बैंक ने उन्होंने बोला एज इंटरमीडियरीज बिटवीन मैनी सेवर्स एंड बोरोवर्स बैंक्स आर बेटर सूटेड टू असेसिंग बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड इंश्योरिंग दैट लोन्स आर यूज्ड फॉर गुड इन्वेस्टमेंट। तो मिस्टर डगलस और मिस्टर फिलिप ने बोला कि एज अ इंटरमीडियरीज जो एज अ एक एक चैनल काम करते हैं सेवर और बोरोवर्स के बीच में, तो उन्होंने बोला कि जिसको आप लोन दे रहे हो तो लोन देने से पहले ये चेक कर लो कि जिसको आप लोन दे रहे हो क्या वो आपको लोन वापस दे पाएगा टाइम पे। आप जहां लोन दे रहे हो क्या वो लोन गुड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को लोन दोगे और वो डिफॉल्टर हो जाएगा। अगर वो डिफॉल्टर होगा तो आपका पैसा डूब जाएगा और एट द एंड जाके आपको बैंक में जो आपका पैसा है, लिक्विडिटी है, आपको रीपे करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे हम मिस्टर डगलस या मिस्टर फिलिप की बात करें, तीनों ही बैंक फेलियर्स और फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंकिंग सेक्टर को लेके ये समझाते हैं कि बैंक्स को आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए अगर मानो कोई रिस्क और अनसर्टेनिटी है फाइनेंशियल क्राइसिस की, उससे कैसे बैंकिंग सेक्टर को फाइनेंशियल क्राइसिस को बचाया जा सकता है या फिर कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सकता है। और मुझे लगता है कि हर इकोनॉमी के लिए एक बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। और इन तीन लोगों ने जिस सेक्टर में जिस पर्टिकुलर एक टॉपिक को सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च करी है तो डेफिनेटली दे डिजर्व दिस नोबेल प्राइजेस। और हमें ऐसे इकोनॉमिस्ट को, अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई फिजिसिस्ट है और अगर वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, रियल लेवल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो हम सबको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज इससे गेन होगी और अगर आपके किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू solve this question. So thank you so much.